हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। तो बेटा आपकी स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है सर? TDS एंड TCS क्लास 3। जी हाँ, बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है वही आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सर मैं आपके साथ आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की क्लास 3 कर रहा हूँ। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 कहाँ पर है सर? बेटा यूट्यूब पर शेयर कर चुका हूँ। तो क्लास नंबर 1 और 2 ज़रूर देखिए। उसके बाद क्लास नंबर 3 पर आइए। मैंने क्या क्या आपके साथ डिस्कस करा था? क्लास नंबर 1 में क्या डिस्कस करा था सर? बेटा मैंने आपको पूरा का पूरा TDS का स्ट्रक्चर बताया था, जिसके अंदर पेमेंट कैसे होती है। जल्दी बताओ, पेमेंट कैसे होती थी सर? मंथली होती थी। कैसे होती थी? अप्रैल से लेकर फरवरी 7 तारीख अगले महीने की, और मार्च की कब होती थी? 30 अप्रैल। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्वार्टर स्टेटमेंट जाती है। तो जो आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट जाती थी, रिटर्न जाती थी, वो कैसे जाती थी बेटा? सर वो वो हमारी क्वार्टरली जाती थी, और एक एक महीने का गैप था हर क्वार्टर के अंदर। टाइम पीरियड आई मीन टू से, क्वार्टर 1 अप्रैल में जून कब जाती थी? 31 जुलाई। ऐसे करके मैं आपको ड्यू डेट्स बता चुका हूं सर। ठीक है। उसके बाद मैं आपको TDS सर्टिफिकेट बता चुका हूं, 26AS बता दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स डिडक्शन, ये भी मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि टैक्स डिडक्शन क्या होता है। और मैंने आपको बताया था जनरल रूल क्या होता है। टैक्स डिडक्ट करना होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। हर सेक्शन में हम एनालाइज करेंगे कि भाई वो सेक्शन क्या बोलता है, कब डिडक्ट करना है। ठीक है। जो इंसान डिडक्ट करता है उसको बोलते हैं डिडक्टर। जिस इंसान का पैसा डिडक्ट करा जाता है उसको बोला जाता है डिडक्टी। डिडक्टर पैसे को डिडक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता है। अल्टीमेटली डिडक्टी जब अपनी रिटर्न भरता है तो उस TDS का क्रेडिट ले लेता है सर। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेक्शंस के अंदर आना स्टार्ट करा था, और आपके साथ मैंने सबसे पहले डिस्कस करा था सैलरी, सेक्शन 192 में, कि सर सैलरी के अंदर किस तरीके से TDS डिडक्ट होता है। फिर मैंने डिस्कस करा था 194D, 194H, 194G। ये अलग अलग कमीशन वाले थे सर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 2 के अंदर। सर आपने और बताया था 194B, 194BB। 194B था सर लॉटरी वाला, और ये वाला था हॉर्स रेस। सर इसको बताओगे बेटा क्लास नंबर 2 में? मैं बहुत डिटेल में बातें कर चुका हूँ बेटा, ऐसे तो फिर 6-7 लेक्चर लग जाएंगे TDS में। ठीक है। तो सर फिर फटाफट आगे बढ़ो सर। तो सर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। आइए जनाब, आइए आइए। टडन, टडन। शुरुआत से शुरू करेंगे, और बेटा लंबी वीडियो बनेगी, लंबा साथ चलेगा अपना हमारा इस वीडियो में। हो सकता है 2-2.5 घंटे की वीडियो चली जाएगी, तो अपने साथ पानी, खाना पीना, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब रख लेना बेटा। आइए सर, ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? बेटा मैं ICAI के मॉड्यूल से चैप्टर नंबर 9 है। जिन बच्चों के पास गिरीश्वर सर की बुक है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, मैं आपको इससे पढ़ा रहा हूँ। आपका मन करे मॉड्यूल से पढ़ लेना, आपका मन करे गिरीश्वर सर की बुक से पढ़ लेना, दोनों में ज्ञान लिखा हुआ है बेटा। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि मॉड्यूल में जो होता है अल्टीमेटली सर वो तो आना ही आना चाहिए। ठीक है साहब। आइए सर, शुरू से बताते जाओगे? हाँ बेटे हाँ। आइए सेक्शन लिखते जाना बस। आज तो रॉकेट लगेगा, एक के बाद एक सेक्शन ही सेक्शन होंगे आज। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट, सेक्शन 190। सर ये सेक्शन 190 क्या बोलता है? बेटा सेक्शन 190 ये बोलता है, आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो, बोलो हाँ हाँ। आप असेसमेंट ईयर में रिटर्न भरते हो, बोलो हाँ हाँ। लेकिन आपको जो पेमेंट करनी है, जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाया है, उसकी पेमेंट आपको प्रीवियस ईयर में ही करनी होगी। किस तरीके से? एडवांस टैक्स, सारे बच्चों को मैं सिखा चुका हूँ एडवांस टैक्स। दूसरा किस तरीके से? TDS, सारे बच्चे भी सीख रहे हैं TDS। और एक और वर्ड है TCS, सारे बच्चे सीख भी लेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, प्रीवियस ईयर के अंदर एडवांस टैक्स, TDS, TCS के नाम से सारा का सारा टैक्स जमा हो जाता है। सरकार बेटा दिमाग आपसे ज़्यादा है सरकार के पास, असेसमेंट ईयर का वेट ना करती वो। आइए, द टोटल इनकम ऑफ द assessee फॉर द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। बहुत खूब। फॉर एग्जाम्पल द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 is taxable in 2021. What do you mean by taxable? Like when you show to the government, yeah, like this, yeah, this you have earned, this is taxable. However, income tax is recovered from the assessee in the previous year itself. और ये 3 वर्ड आपको पता है, TDS, TCS, एडवांस टैक्स। अनदर मोड ऑफ रिकवरी, बेटा ये मत पढ़ना आप अभी,
समझ रहे हो? अभी थोड़ा सा और, अभी पौधा जब ग्रो करेगा तब उसको फिर पानी और जो डालना है वो डालूंगा ना बेटा, ठीक है? हाँ जी, ये लाइन पढ़ लेंगे। द असेसी वाइल फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम। कब आप रिटर्न भरते हो? असेसमेंट ईयर में। हैज टू पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर 140A इफ टैक्स इज ड्यू ऑन टोटल इनकम एज पर आफ्टर एडजस्टिंग TDS TCS। ये मत पढ़ो बेटा, रिलीफ विलीफ क्या लिखा है, एंड एडवांस टैक्स। मैं आपको ये बातें बहुत बार बता चुका हूं कि जब आप अपनी रिटर्न भरते हो तो आप टैक्स निकालते हो, उसमें से माइनस कर देते हो TDS, माइनस कर देते हो एडवांस टैक्स। अगर फिर भी कुछ बच जाएगा तो उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, इससे ज्यादा कोई बात थोड़ा ना बोल रही है। सेक्शन 190 डन है। अब आप चाहे गिरीश्वर सर की बुक से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, अपनी कोई टेंशन नहीं है। सर लिखते जाओ सर। तो भाई लोग समझ रहे हो ना क्या अप्रोच रहने वाली है आज? भाई साहब सेक्शन वाइज एक एक को निपटा देंगे आज। सेक्शन 190 डन है। अच्छा अच्छा, ऐसे करोगे आज? अच्छा 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 अच्छा। 190 के बाद क्या आता है? 191 डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट आपको ये कहता है देखो जी, भारत सरकार ने TDS के प्रोविजंस बनाए हैं। प्रोविजन बनाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है सर, प्रोविजन बनाया तो फॉलो भी कर लेंगे। पर क्या इस दुनिया की हर इनकम, यानी कि इंडिया में कमाई हुई हर इनकम जब एक इंसान को दी जाती है, क्या उस पर TDS का प्रोविजन है? नहीं है। यानी कि क्या सर TDS इस दुनिया में हर इनकम पे लग रहा है? मतलब व्हेन अ पर्सन गिव्स टू अनदर पर्सन एनी इनकम, क्या TDS उस पर होगा ही होगा? इट्स नॉट नेसेसरी बच्चे, इट्स नॉट नेसेसरी। तो यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक इंसान को कुछ इनकम दे रहा हूं और उस पर TDS प्रोविजन नहीं है? ऐसा हो सकता है, TDS प्रोविजन नहीं है। तो सर जो इंसान को रिसीव हुई डिडक्टी को इनकम तो है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, लेकिन TDS तो कटा ही नहीं बेटा, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट पे कर देगा ना वो। तो कुल मिला के 191 ये बोलता है कि जी ऐसा मत समझना कि अगर TDS नहीं है तो तुमको डिडक्टिव पेमेंट नहीं करनी टैक्स की। अगर TDS नहीं है तो खुद से पे कर दो। दूसरी बात, सर एक इनकम को मैं पे कर रहा था, उस पर TDS था और मैं डिडक्टर हूं और मैंने TDS डिडक्ट नहीं करा, मैं भूल गया सर, मेरे से गलती हो गई, आपको जो मेरे ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगाना है लगा लो। तो ऐसा हो गया सर। अब जो डिडक्टिव कह रहा है मैं तो बच गया, TDS डिडक्ट नहीं हो, मैं टैक्स भी जमा नहीं करूंगा। कैसा होता है? क्या नहीं होता। सेक्शन 191 क्लियरली बोलता है कि अगर तो TDS उस इनकम पे है ही नहीं, या फिर अगर TDS और कटा ही नहीं है, तो भाई अगर तुम्हें पूरी पेमेंट मिल गई है तो तुम उसके ऊपर खुद से टैक्स जमा करोगे। सर खुद से कैसे पे करी जाती है? एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इतनी सी बात 191 बोलता है सर, वो बढ़िया। आइए पढ़ते हैं। Section 191 provides that in the following cases taxes payable by the assessee directly। बॉक्स में क्या करना है? Taxes payable by assessee directly, खुद से assessee को पे करना पड़ेगा। In the case of income in respect of which tax is not required to be deducted, यानी कि no TDS provisions, tax is not required to be deducted, why would I deduct tax? या फिर इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड बट इज एक्चुअली नॉट डिडक्टेड, तो टैक्स इज पेबल बाय द असेसी डायरेक्टली इन द फॉलोइंग टू केसेस। इन व्यू ऑफ द अबव प्रोविजन, द प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स हैड टू बी टेकन अगेंस्ट द असेसी whose tax was liable to be deducted। वो क्या कह रहा है? TDS वाले को जिसने डिडक्ट नहीं करा उसको नहीं पकड़ेंगे, उसके ऊपर तो अलग प्रोसीडिंग चलेगी, बट इनकम टैक्स नोटिस आपको भेजेगा, भाई साहब आपने क्यों नहीं पे करा। In order to overcome this difficulty, explanation to the section provide that if any person who is required to pay tax or an employer paying tax does not deduct the whole or part of the tax, वो ये बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब अगर मैंने किसी को अगर इनकम देनी है तो मुझे TDS डिडक्ट करना था और मैंने नहीं करा, और आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे सच टैक्स। मैं आपको बता चुका हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स डिडक्टेड एंड टैक्स पेड। मैंने डिडक्ट कर लिया बट मैंने पे नहीं करा, सच पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। बेटा बड़े ही सरल शब्दों में आपको बताता हूँ, मैंने बच्चे आपको कुछ पेमेंट करनी है, क्या उस पर TDS है?
है, मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, पे कर दिया, मुझे सरकार क्या बोलेगी? असेसी इन डिफॉल्ट, assessee in default. I am assessee in default. If I do not follow any provision of income tax, I am assessee in default. लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, if assessee himself has paid the tax, अगर आप खुद से टैक्स पे कर दोगे, this provision will not apply, यानी कि मुझे assessee in default नहीं माना जाएगा, मैं बच जाऊंगा सर। तो मुझे बताइए, मान लो मैंने आपको पेमेंट कर दी और मुझे पता लगा मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, तो पहले तो मैं घबरा जाऊंगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं करे। फिर मैं 191 पढ़ूंगा और मैं देखूंगा कि भाई अगर मैंने तुमसे पेमेंट करवा दी तो मैं बच जाऊंगा। तो मैं आपको फ़ोन करूंगा, बेटे प्यारे बच्चों प्लीज़ तुम्हारी जो इनकम थी उसके ऊपर टैक्स जमा कर दो, क्योंकि अगर तुम उसको पे कर दोगे तो मैं असेसी इन डिफ़ॉल्ट नहीं कहलाऊंगा। आई बात समझ? यस सर। सेक्शन 192 हम कर चुके हैं, ये इतने सारे पेजेस निकल गए। आइए जनाब, प्री मेच्योर विड्रॉवल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन है। जिन भी बच्चों ने सैलरी पढ़ ली है वो बच्चों को ये सेक्शन बहुत जल्दी रिलेट हो जाएगा। आपको याद है सैलरी के अंदर मैंने आपको प्रोविडेंट फंड कराया था? हाँ सर, ये एक परक्विजिट था सर, जिससे मैं आपको बनवाता था SPF, RPF, URPF, PPF। हाँ सर, याद आया। बेटे मैं आपसे बात कर रहा हूँ RPF की, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है सर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर आ गए। जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा और जो सैलरी कर चुके हैं, चाहे वो नोट्स खोल लें। बेटे RPF में मैंने आपको बताया था, जब आप विड्रॉ करते हो, मैंने ऐसे कराया था, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और लास्ट में विड्रॉल। जब आप विड्रॉ करते हो तो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाता है। कंडीशन क्या थी एग्जेम्प्ट होने की? 5 साल की कंटिन्यूस नौकरी। और अगर आपकी 5 साल की कंटिन्यूस नौकरी नहीं है तो जो भी आप विड्रॉ करोगे उसमें से कुछ ना कुछ टैक्सेबल हो जाता था। जितना भी ऊपर एग्जेम्प्ट कराया गया था वो नीचे टैक्सेबल हो जाता था। अब सवाल ये है कि जब आप उसको विड्रॉ कर रहे हो और मान लो आपने 4 साल नौकरी करी है, तो भाई साहब PF वाले जो लोग हैं ना, PF के ट्रस्टीज, जब आपको वो पेमेंट करेंगे वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा, क्योंकि 5 साल नहीं हुए, टैक्सेबल होगा। तो भाई TDS काट के पेमेंट होगी आपको। समझ रहे हो? सर ये क्या लिखा था इतना सारा? बेटा ये आप पढ़ सकते हैं, और ना भी पढ़ो तो काम चल जाएगा। आइए, सेक्शन 192A प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन प्रीमेच्योर टैक्सेबल विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। आप यहाँ पे लिख सकते हैं RPF। जो ऊपर वो जो मैंने छुड़वाया ना, वो इतनी लंबी कहानी RPF की बोली। सबसे पहले तो रेट याद कर लेना, 10%। प्रीमेच्योर विड्रॉवल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमेच्योर? 5 साल से पहले पहले। अकॉर्डिंगली, in case where accumulated balance due to the employee participating in RPF fund is included in total income owing to, ये सारी हाई लेवल बातें लिखी हुई हैं, the trustees of employees provident fund scheme, बॉक्स में कर लीजिए। ये ट्रस्टीज कौन है बेटा? डिडक्टर, जो आपको पैसे दे रहे हैं, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड अंडर द स्कीम to make payment of accumulated balance to the employee are required to deduct tax at the rate of 10%. टाइम ऑफ डिडक्शन, कब डिडक्ट करेंगे? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मैंने आपको बताया था कभी कभी लिखा होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। नॉन एप्लीकेबिलिटी, एक अमाउंट है, अगर उस अमाउंट के ऊपर होगा तो ही TDS लगेगा, और उस अमाउंट के नीचे होगा क्योंकि छोटा अमाउंट है तो छोड़ दिया जाएगा। नो टैक्स डिडक्शन इज टू बी मेड अंडर दिस सेक्शन if the amount of such payment or aggregate amount of such payment to the payee means वो employee is less than 50,000। बॉक्स में कर लीजिए less than 50,000। सर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने 3 साल नौकरी करी है, मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैंने 3 साल नौकरी करी है और मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्या जब मैं विड्रॉ करूँगा टैक्सेबल होगा? होगा। सर मैंने जो विड्रॉ करा है वो 30,000 है, 30,000 इज बीइंग विड्रॉन,
क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि सर इट इज लेस देन 50,000। और अगर सर मैं 1 लाख रुपए विड्रॉ करता, मेरा पीएफ आरपीएफ में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 1 लाख, और मैंने 3 साल में जॉब छोड़ दी, तो भाई 1 लाख तो 50,000 या उससे ऊपर है, तो बिल्कुल होगा। तो जब मेरे को पेमेंट मिलेगी तो 10% कट के मिलेगी। अगर 1 लाख है तो 10% यानी कि 10,000 कट जाएगा और 90,000 मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक और बात सर, डॉट 50,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, डॉट 50,000, डॉट 50,000, और 3 साल ही हुआ है नौकरी को। आप समझ रहे हो मैं 3 साल क्यों बोल रहा हूँ? अगर 6 साल हो जाएंगे ना तो एग्जेम्प्ट है ना सर, टीडीएस की बात क्यों करूंगा मैं फिर? ठीक है, अगर सर कोई इनकम ही एग्जेम्प्ट है, इस बारे में मैं आपसे बात कर लूंगा अभी, ठीक है, इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस थोड़ा ना घटेगा। ठीक है, आइए, तो मान लो अगर 6 साल है और 1 लाख है, कोई टैक्स नहीं लगेगा सर, तो टीडीएस भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ डॉट 50,000, डॉट 50,000 और 3 साल, 3 साल नौकरी कर रहा हूँ और डॉट 50,000 है सर, लेस, इसका मतलब आपने कंटिन्यूसली 5 ईयर तो काम नहीं करा सर, बिल्कुल सही। और अमाउंट कितना है सर? 50,000। तो क्या सर 50,000 को हम लेस देन 50,000 बोले? नहीं सर, तो इसका मतलब टीडीएस कटेगा सर। सेक्शन 191 कर लिया था हमने, सेक्शन 192 कर लिया, सेक्शन 192 ए, मैं 192 ए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 192 ए तब लगता है एक एम्प्लॉय जब विड्रॉ करता है, ये कौन है सर? एम्प्लॉय जब विड्रॉ करता है आरपीएफ का बैलेंस एंड उसने अगर जॉब करी है लेस देन 5 years एंड withdrawal amount is 50,000 और above। तो ये 3 कंडीशन है कि आप अगर आरपीएफ से विड्रॉ करते हो और आपकी जॉब है, आपने जो जॉब करी है वो लेस देन 5 ईयर करी है, तो इसका मतलब वो टैक्सेबल तो है ही। और अगर आप विड्रॉ कर रहे हो वो 50,000 या उससे ऊपर है, अगर ऐसा हो जाता है तो भाई साहब TDS at the rate of 10% is to be deducted at the time of pay। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, इसको नोट कर लो बेटा, ये सारा का सारा आपका मैंने 192 ए पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया बच्चे। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसका आपने अब तक तो पॉज करके आप वो कर लोगे। बेटा एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ आपको, ताकि आपकी टीडीएस में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़े। सर एक इनकम है और मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो एग्जेम्प्ट है। एक इनकम है जो कि क्या है? एग्जेम्प्ट। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसका मतलब उस इनकम को जब हम पे करेंगे तो कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा? बिल्कुल बेटे बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट प्रिंसिपल है। अगर कोई इनकम ही एग्जेम्प्ट है जिसपे भारत सरकार टैक्स ही नहीं ले रही, तो उस इनकम पे टीडीएस क्यों डिडक्ट होगा बेटा? अब समझना सर, अगर एक इनकम है और उस पर
कोई टीडीएस नहीं है, तो क्या मैं ये मान लूं कि वो एग्जेम्प्ट इनकम है? नहीं बेटे, नहीं। जस्ट बिकॉज किसी इनकम पे टीडीएस नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई है बच्चे। ऐसा हो सकता है कि वो एग्जेम्प्ट भी हो, और ऐसा हो सकता है कि वो टैक्सेबल भी हो। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन भी मैंने क्या बना दी, यस। अगर एक इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है, उस पर कभी भी टीडीएस नहीं होगा बच्चे। एक इनकम जिस पे कोई टीडीएस नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एग्जेम्प्ट हो। वो एग्जेम्प्ट भी हो सकती है और वो टैक्सेबल भी हो सकती है। आई बात समझ? ये नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। आइए, सर आगे बढ़ते हैं। 192 इज डन। वन 193, ये बड़ा सेक्शन आ गया बेटा। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब सेक्शन बड़े बड़े आने चालू हो जाएंगे बच्चे। 193 शुरू कराने से पहले मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ आपका बेस बनाने के लिए। सेक्शन 193 बेटा, सेक्शन 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्सन है, उसको मैं डिडक्टर बोल रहा हूँ, और ये है डिडक्टिव। और बल्कि इनफैक्ट एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको समझ आए, इसको मान लेते हैं सर ये कंपनी है, और ये कौन है, ये एक डिबेंचर होल्डर है। तो मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कंपनी जो है इशू करती है डिबेंचर्स, कितने सर, 1000, पार वैल्यू कितनी, 100 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, 12%। तो आप मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट बताओगे? 1 2 3 4 5, 1 लाख के ऊपर 12%, 12,000। तो बेटा क्या मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी जब इस डिबेंचर होल्डर, मान लेंगे सारे डिबेंचर इसी के पास ही हैं, को 12,000 देगी, तो कहने से इट इज़ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सर क्या डिबेंचर्स सिक्योरिटीज़ होते हैं? हाँ बेटा, हाँ सर है। तो क्या 12,000 पूरा का पूरा दे देगी या टीडीएस डिडक्ट करेगी? बेटा टीडीएस डिडक्ट करेगी, और आपको मैं बता देता हूँ रेट क्या है, -10% ऑफ 12,000। तो भाई साहब 10,800, 10,800 पहुँचेगा डिबेंचर होल्डर के बैंक में। कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगी, 1200। कंपनी की जेब से कितना निकला, टोटल तो 12,000 निकला सर, जिसमें से 10,800 डिबेंचर होल्डर और 1200 गवर्नमेंट के पास। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके दिमाग में फ्रेमिंग बिठा दी कि हाँ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ क्या होता है। अभी तो इसमें फर्दर आगे बात करेंगे कि कौन कौन किन किन के ऊपर ये एप्लीकेबल है, किसको इंटरेस्ट दे रहे हो, बड़ी सारी एग्जेम्पशंस की, इस पे टीडीएस नहीं है, ये सारी बातें करेंगे। इतनी बात समझ आई बच्चे? हाँ सर समझ आई। आइए आगे आते हैं। चलिए, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। बड़ी ही सिंपल शब्दों में वो बोल रहे हैं डिडक्टर, कि कौन है डिडक्टर। दिस सेक्शन कास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरी पर्सन, बॉक्स में कर लीजिए एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट। आप किसको पे कर रहे हैं? रेजिडेंट को।
कैन बी एनी पर्सन, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, रेजिडेंट होना चाहिए बस। एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि कोई भी इंसान अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज देता है, किसको सर? रेजिडेंट को। तो आप ये कह सकते हैं एवरी पर्सन, ये हमारा डिडक्टर हो गया। रेजिडेंट, ये भी टेक्निकली रेजिडेंट पर्सन कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, जिसको भी आप दे रहे हो, तो डिडक्ट ही हो गया। और इनकम कैसे हो रही है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। रेट क्या होगा सर? सच पर्सन इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट इन फोर्स। द रेट इज 10%। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? 10%, चाहे इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी या ही नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट एसएससी, किसी को भी आप पेमेंट कर रहे हो, रेट कितना है सर? 10%। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको हर बार बताता था, देखो टीडीएस के अंदर ना आपको जो बातें, आप अभी तो ये लेक्चर ले रहे हो, लेकिन जब कल को आप इसको रिवाइज भी करोगे तो बेटा आपको कुछ मेन बातें हैं कि डिडक्टर कौन है, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा, तो हर आगे के भी उसमें ना यही पकड़ना है, तो इसलिए मैं एक बार आपको बता देता हूं डिडक्टर कौन है, डिडक्टी कौन है, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा सर? टाइम ऑफ डिडक्शन का मतलब, टाइम ऑफ डिडक्शन बेटा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, या फिर हो सकता है लिखा हो एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो देखना पड़ेगा। देन रेट क्या होगा, देन थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा, और इसके बाद कुछ मैं बोलूं रिलैक्सेशन, एग्जेम्पशन ना बोलकर बोलूं रिलैक्सेशन, कि भैया रिलैक्सेशन का मतलब कि कुछ पेमेंट्स पे टीडीएस नहीं होगा। ठीक है, तो मेजरली आपको ये 2, 3, 4, 5, 6, ये मेजरली 6 चीजें आपको हर सेक्शन की पता होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप अपने घर में चार्ट बना सकते हैं हर सेक्शन पे कि डिडक्टर ये है, इस सेक्शन में डिडक्टर ये है, डिडक्टी है, टाइम ऑफ डिडक्शन है। क्लियर है? आइए टाइम ऑफ डिडक्शन, टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, बॉक्स में कर लीजिए, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेई। इसका क्या मतलब होता है बेटा? मैं इसका मतलब आपको बता भी चुका हूँ। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब समझ लो, जब आप एंट्री डालते हो दैट डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि जब आप इंटरेस्ट का खर्चा बुक करते हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, या टू उस इंसान का नाम जिसको आपने इंटरेस्ट देना है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। क्या हमने उसी टाइम पेमेंट कर दिया? नहीं। सो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर अगर मैंने उस इंसान को क्रेडिट नहीं करा, किसी और अकाउंट में क्रेडिट करा, जैसे टू सस्पेंस, तो भी क्या उसको क्रेडिट माना जाएगा? यही बात लिखी हुई है। Where any income by way of interest is credited to any accounts in the books of a person liable to pay such income, such credit is deemed to be credited to the account of the payee and tax is deducted. The account to which such interest is credited may be called interest payable. ये देखो, ये पता है क्या बोल रहे हैं आपको? चलो मैं समझाता हूँ। The account to which such interest is credited. What do you mean by this? Such interest is credited. It means interest account debit to, कि उस इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट कहाँ करा, टू इंटरेस्ट पेबल या फिर टू सस्पेंस, तो भी उसको यही माना जाएगा कि आपने क्रेडिट कर दिया है, तो इसका मतलब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सर। आइए, अब आपने बहुत अच्छी बातें समझ ली हैं, अब मेन बात आ रहा हूं सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, यानी कि सिक्योरिटीज के ऊपर ही इंटरेस्ट है लेकिन टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, यानी कि टैक्सेबल तो है, अगर मुझे इन चीजों पर इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्सेबल तो है, लेकिन टीडीएस कटे बिना मिलेगा सर।
आप समझ रहे हो? आइए, तो आपको सीरियल ऑर्डर से नहीं पढ़ना, मैं आपका धीरे धीरे बेस बनाऊंगा। ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय अ कंपनी, बॉक्स में कर लीजिए, इशूड बाय अ कंपनी where such security is in dematerialized form and is listed on recognized stock exchange। सीधी सी बात है, कंपनी की सिक्योरिटीज अगर वो लिस्टेड है तो उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस नहीं है। एग्जाम्पल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू करे, वो डिबेंचर्स लिस्टेड है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या भारतीय एयरटेल टीडीएस डिडक्ट करेगी? नहीं करेगी। आया समझ? आइए ऊपर वाला पॉइंट देखिए, ऑन सिक्योरिटीज टू, बेटा बॉक्स में कर लो, टू, अगर आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रहे हो, टू किसको? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ना बहुत जगह पे इन्वेस्ट करती है। अगर मान लो मेरी कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस ने इन्वेस्ट करा इन सिक्योरिटीज, आई एम गिविंग इंटरेस्ट, और मैं लिस्टेड भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नीचे वाले पॉइंट में आ रहा हूँ, मैं लिस्टेड कंपनी, मैं एक जनरल एक प्राइवेट कंपनी हूँ सर, या मैं एक इंडिविजुअल हूँ या एचयूएफ हूँ, और एलआईसी ने मेरे में इन्वेस्ट करा है, एलआईसी ने मेरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा है, मैं उन सिक्योरिटीज पर उसको इंटरेस्ट दूंगा? बोलो हाँ। हाँ, क्या मैं टीडीएस काटूंगा? नहीं। क्यों? बिकॉज आई एम पेइंग टू एलआईसी। तो फोकस क्या है, आप किसको दे रहे हो? एलआईसी, जीआईसी, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सब्सिडरी ऑफ जीआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस, प्रोवाइडेड द सिक्योरिटीज आर ओन्ड बाय देम और दे हैव बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच सिक्योरिटीज। या तो वो उसके मालिक हो या चाहे मालिक कोई और हो, बट अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज वही। क्लियर है? एट्थ पर आऊंगा बेटे, अभी एट्थ पढ़ना मत स्टार्ट करना। सेवेंथ, ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सिक्योरिटीज इशू करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ इंटरेस्ट देती है तो उस पर टीडीएस नहीं है बाबा। यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिबेंचर्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगी? बोलो हाँ। हाँ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि 193 बोलता है कि तुम्हें डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है रे बाबा। क्लियर है? लेकिन 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 कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं जिस पर टीडीएस लगता है। आपको याद रखना है, it may be noted that tax has to be deducted at source in respect of interest payable on, ये नाम है सिक्योरिटी का, इस पर टीडीएस है। 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स 2003। सर ये क्या है सर? बेटा ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट इस पर, अगर आप ये वाली सिक्योरिटीज परचेज करोगे तो गवर्नमेंट आपको जब इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस कटेगा। दूसरा 7.75 टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड 2018, अभी अभी आया ये बॉन्ड। कंडीशन है बस, इंटरेस्ट पेबल एक्सीड्स 10,000। क्लियर है? ये पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 8 करते हैं। ऑन एनी डिबेंचर वेदर, अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, ऑन एनी डिबेंचर इशूड बाय कंपनी। सर यानी कि कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर। अच्छा सर, अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लिस्टेड हो, यानी कि ये पब्लिक कंपनी और लिस्टेड हो। हाँ बेटा, और अगर सर वो लिस्टेड है तो वो पॉइंट नंबर 10 में आ गई, तो सीधा ही एग्जेम्प्ट है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो टीडीएस का लगा ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो ऊपर कौन सी कंपनी आ रही है सर? बेटा ऊपर आ रही है पॉइंट नंबर 8 में, विच आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एंड सर इसमें प्राइवेट भी आ गई? नहीं बेटा, इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। ठीक है,
और आप किसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो? इंडिविजुअल और एचयूएफ। सर अगर किसी और को कर रहे हैं तो भाई साहब टीडीएस के प्रोविजन नॉर्मल लगेंगे, टीडीएस काटना पड़ेगा। ये मैं क्या करा रहा हूं आपको? रिलैक्सेशंस करा रहा हूं। तो अगर कोई डिबेंचर है किसका सर? विच आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, और वो किसको दे रहे हैं? टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। हाउएवर द इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द कंपनी टू अकाउंट पे चेक। ये कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, आपको अकाउंट पे चेक में देना पड़ेगा पेमेंट। द अमाउंट सो पेड और द एग्रीगेट लाइकली टू पेड इन फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 5,000, शुड नॉट एक्सीड 5,000। कुल मिलाकर छोटा सा एनालिसिस करा देता हूँ तुम्हारा। सर एक कंपनी जो होती है या तो वो लिस्टेड होती है, सॉरी, एक कंपनी जो होती है या तो वो प्राइवेट कंपनी है या तो वो पब्लिक कंपनी। ठीक है जनाब। सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी में दो बाइफिकेशन कर रहा हूँ, या तो वो लिस्टेड है या तो वो अनलिस्टेड है। अगर तो बेटा लिस्टेड है तो टीडीएस नहीं है, अगर अनलिस्टेड है तो कुछ कंडीशन देखनी पड़ेंगी, पहले यहाँ बात कर लेता हूँ। और अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो सिंपल सी बात है जी, टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, अगर वो अनलिस्टेड है तो या तो टीडीएस नहीं लगेगा या तो टीडीएस लगेगा। टीडीएस नहीं लगेगा अगर तुम इंडिविजुअल या एचयूएफ को पे करते हो इंटरेस्ट अप टू 5,000 थ्रू अकाउंट पे चेक। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हो तो टीडीएस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पर भी एंड है, अकाउंट पे चेक। और अगर आपने फुलफिल नहीं करी तो टीडीएस लगेगा। कितने परसेंट पर सर? 10%। मुझे बताइए एनालिसिस समझ आया आपको? हाँ जी सर समझ आया। दूसरी बात भी समझ लो बेटा। अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जब ये अपनी सिक्योरिटीज इशू करते हैं या तो टीडीएस होता है या तो टीडीएस नहीं होता। टीडीएस सिर्फ दो कंडीशन, दो सिक्योरिटीज़ पर है बेटा। एक 8% वो लिख लेना टैक्सेबल सेविंग, और एक 7.5% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड्स। इस पर भी टीडीएस है, इस पर भी है। इफ इंटरेस्ट एक्सीड्स 10,000। अगर आपके बॉन्ड्स ये वाले नहीं है, नाम पूरा लिख देते हैं, 8% टैक्सेबल सेविंग्स 2003, 7.5% टैक्सेबल सेविंग 2018। तो अगर इंटरेस्ट एक्सीड हो गया 10,000 तो टीडीएस है, और अगर नहीं हुआ, सॉरी, अगर नहीं हुआ तो भी टीडीएस नहीं है। इसके अलावा अदर सिक्योरिटीज,
के ऊपर टीडीएस नहीं है, अदर सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो भी सिक्योरिटीज इशू करेंगे, क्या ये इशू कर रहे हैं, टीडीएस की बात तो कर ली, बट क्या वो टैक्सेबल है जिसको भी मिल रहा है? देखो मेरे को 1 लाख रुपए मिला, टीडीएस नहीं घटा, क्यों? क्योंकि मैं इधर वाली सिक्योरिटीज में हूं। मान लो 6% सेविंग बॉन्ड्स है, तो टीडीएस तो नहीं घटा, लेकिन क्या वो टैक्सेबल है? क्या मुझे अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा उसको टैक्स? हाँ बेटा हाँ, मैं एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे टीडीएस में, मैं आपसे ये बात करता हूं सिर्फ कि किस पे टीडीएस है, किस पे टीडीएस नहीं है। तो इसको ऐसा इंटरप्रेट मत करना कि अगर मैंने बोल दिया टीडीएस नहीं है तो वो इनकम भी एग्जेम्प्ट हो गई। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कि टीडीएस है कि नहीं है एंड एग्जेम्प्ट है कि नहीं है। दीज टू आर डिफरेंट सिनेरियोज। मैं अभी आपके साथ जिस चैप्टर में जब भी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि इस पे टीडीएस नहीं है, इस पे टीडीएस है, इस पे नहीं है। आई एम नॉट डिस्कसिंग वेदर इनकम इज एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा सर, ठीक है, ये बात भी समझ आ गई सर। तो हमने 10th ये वाला पॉइंट कर लिया, ये वाला कर लिया, सिक्योरिटी कर लिया, ये वाला बेटा याद करने वाला है। 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 1977 एंड 7% गोल्ड बॉन्ड्स। सर ये क्या है? मैंने आपको बेटा कैपिटल गेन में कुछ बच्चों को जिनको करा दिया, मैंने बताया कि गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि आप अपना जो गोल्ड है ना भाई साहब सरकार को दे दो और गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर लो, ठीक है, वेयर द बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल। तो सिर्फ और सिर्फ अगर इफ दीज बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल, होल्डर मेक अ रिटर्न डिक्लेरेशन टोटल नॉमिनल वैल्यू इन इधर केस एक्सीड 10,000 एंड टाइम इन द प्रीवियस ईयर। कुछ नहीं है बेटा, ये आप रीड कर लोगे, समझ लोगे। पॉइंट नंबर 6, बॉन्ड सिर्फ ये समझ लेना, 6.5 गोल्ड बॉन्ड एंड 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980। आइए अब तो छोटे छोटे ये नाम याद रखने में। नो डिडक्शन टू बी मेड, नेशनल डिफेंस बॉन्ड वेयर बॉन्ड्स आर हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो सर एक बात बताओ, अगर 4.5 नेशनल डिफेंस बॉन्ड इज हेल्ड बाय HUF तो क्या टीडीएस लगेगा? हाँ बेटा हाँ लगेगा। 4.5 नेशनल डिफेंस लोन, ये बॉन्ड है, ये लोन है। 4/3/4 नेशनल डिफेंस। सर क्या इतना स्पेसिफिक आता है? नहीं बेटा, आप सिर्फ याद रखना नेशनल डिफेंस बॉन्ड या नेशनल डिफेंस लोन। नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 7-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये आपको याद रखने। ऑन डिबेंचर्स इशूड बाय इंस्टीट्यूशन एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कुछ नोटिफिकेशंस है बाय एनी इंस्टीट्यूशन, दीज आर नॉट कंपनीज, ओके, और पब्लिक सेक्टर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली सरकार ने नोटिफाई करा हुआ है कि देखिए जी, कुछ नोटिफाई जो हम इंस्टीट्यूशंस या कॉरपोरेशंस को करेंगे वो टीडीएस आपको जब इंटरेस्ट देंगी तो उनको टीडीएस नहीं काटना। क्या क्या आ रखा है सर? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, याद करो बच्चों, 54 EC में आता है, जिन बच्चों का कैपिटल गेन हो गया। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन, याद करो 54 EC में आता है। तो आप इसके नीचे वाला भी रीड कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। 193 भाई साहब घातक तरीके से करा दिया आपको मैंने, घातक जिसे बोलते हैं ना, घातक, वो हो गया आपका। सर मैंने बोला हाँ हाँ, आपने 193 लिख दिया था। हाँ बेटा, काम करने से पहले मैं लिख देता हूँ कि काम हो गया, समझ रहे हो? बहुत सारा कराना है बेटा आज, पर एक भारी सेक्शन तो हो गया ये वाला, तो मेरा बर्डन कम हो गया अभी थोड़ा। बहुत सारा लिखवा दिया है मैंने।
चलिए अगला सेक्शन कौन सा आ रहा है सर? 193 के बाद 194A। सर ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है, तो बेटा ऐसा करते हैं, यही वाला ही करते हैं बेटा, ठीक है? बड़ा है तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है? आइए, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर ये भी इंटरेस्ट और ऊपर वाला भी इंटरेस्ट। हाँ बेटा, ऊपर वाला सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट था, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। अदर देन सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ सर? बेटे अदर देन सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ लोन के ऊपर इंटरेस्ट। सर एग्जांपल देना। बेटा मैंने बैंक से लोन लिया, कार लोन, मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्या सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट दे रहा हूं? क्या लोन पे इंटरेस्ट है वो? तो जब मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इंटरेस्ट इज अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी? हाँ सर, समझ लो। दूसरी बात, बेटा मैंने बैंक में एफडी करवाई, फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स अकाउंट कह लो, बैंक मुझे इंटरेस्ट देता है, क्या वो सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट है? नहीं सर। आप समझ रहे हैं सर? ऐसे जब भी आप कह सकते हो डिले पेमेंट करते हो किसी को भी, मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए लिया, 1 महीना लेट कर दिया, तो 1 महीना लेट करोगे तो ब्याज मेरे से चार्ज करोगे नहीं करोगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे, आपसे तो 4 महीने का चार्ज कर लेंगे, आप 1 महीना लेट करोगे, बहुत बढ़िया बच्चे, फिर मैं 4 महीना ही लेट कर दूंगा पेमेंट आपको, ठीक है? तो मुझे बताइए, सिक्योरिटीज के ऊपर अलग सेक्शन, उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट है वो कहाँ आ गया बच्चे? 194A। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2-4 मिनट का नहीं, 5 मिनट का, और फिर